हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो 30वें मॉक शूट करने और 31वें मॉक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके बीच में ऑलमोस्ट 10 दिन का गैप है। जस्ट बिकॉज कि मैं CHSL के टॉप 400 पे काम कर रहा था और अभी आप देखो RRB NTPC का भी एग्ज़ाम आ गया तो उस पर भी काम करना है। सम टाइम ना देखो, कोई भी जब हम सीरीज चलाते हैं तो प्रायोरिटी किसको देना है ये डिपेंड करता है आने वाले दिनों के एग्जाम्स पे। अब जैसे हमने 50 दिन के लिए ये बैच स्टार्ट कर दिया, मान लो एक सीरीज स्टार्ट कर दी, बट जरूरी नहीं है कि ये 50 दिन में खत्म हो। ये 60 भी लग सकता है, ये 70 भी लग सकता है, बिकॉज की सरकमस्टांसेस ना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, समझा करो इस चीज का। होगा क्या बीच में, जैसे मैं जब ये सीरीज स्टार्ट किया था उसके बाद फिर मैंने क्या क्या करवाया, मैंने वन शॉट प्लेलिस्ट ऐड किया। इसके अलावा आप देखोगे CGL के टॉप क्वेश्चंस, CHSL के टॉप क्वेश्चंस, RRB NTPC के टॉप 800 क्वेश्चंस, CHSL के 400 क्वेश्चंस, तो ये सब बीच में चलता रहता है। और हमारी जो रेगुलरिटी है ना, रेगुलरिटी वो बनी नहीं रह पाती है एक सीरीज के लिए। ध्यान रखना, एक सीरीज के लिए। अगर आप चैनल पे देखोगे तो चैनल पे क्लासेस कभी नहीं रुकती, कभी नहीं रुकती। ओके, मैं रेगुलर हूं, आई नो मैं रेगुलर हूं। आपको भी ऐसे ही रेगुलर रहना है। इट माइट बी पॉसिबल कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपका ज्यादा टाइम जीके की तरफ फिक्स हो जाएगा, सम टाइम मैथ्स पे ज्यादा फिक्स हो जाएगा, कभी हो सकता है कि इंग्लिश में चले जाए, कभी रीजनिंग में चले जाए। होता है ऐसे ही है, क्योंकि देखो समय हमेशा बराबर नहीं रहता, एक चीज ध्यान रखना। ओके, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। बस हाँ, एक चीज ध्यान रखना, पढ़ाई रेगुलर चलना चाहिए। मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। कई बार ऐसा होगा कि 7-7 दिन तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई रेगुलर करते रहना। बट हाँ, कोशिश करो बैलेंस रहे। ठीक है, हमारे लिए बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज कि जो एग्जाम पहले आएगा हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। कहते हैं ना, शिक्षक किसी एक का नहीं होता, शिक्षक जो है ना वो सभी का है। तो मेरे लिए तो रेलवे वाले बच्चे भी वही है, CGL वाले भी वही है, CHSL वाले भी वही है। स्टार्ट करते हैं। क्लासेस की एनोटेड PDF के लिए प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। क्लास के एग्जाम अपडेट सारे लिंक्स वगैरह यहीं मिल जाता है, आपको भटकना नहीं पड़ता है। Now, आप हमारे द 100 आवर्स 1.0, अब तो VOD बैच भी आ गया है तो उससे भी जुड़ सकते हो। 2026 की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, डू ज्वाइन द बैच बुनियाद 1.0। कोड यूज करना बुनियाद, अगर लग जाता है 15% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज प्राइस है 12 मंथ्स का और 16 मंथ्स का। ध्यान रखना, प्राइस स्लाइटर हाइयर रहता है हमारा लाइव बैच का, बिकॉज कि हमें लाइव बैच में लिमिटेड बच्चे रखने होते हैं ताकि हम उनके 1-to-1 क्वेश्चंस पूछ सकें। ओके, इस बैच में हम 7,500 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इससे बढ़िया बैच आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। और पूरे बैच में 150 के करीब क्लासेस होंगी, 160-170 क्लासेस। इसके अलावा जो ये मॉक आप देख रहे हो, इसको आप मॉक फॉर्मेट में दे सकते हो, मॉक मास्टरी 1.0 पे केवल 49 पे करके। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। साइन ए प्लस कॉस ए दे रखा है √3। ओके, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। देखो एक चीज समझो इस चीज को, साइन ए प्लस कॉस ए है ये। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए है, वैल्यू पुट करके तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन ए प्लस कॉस ए √3 कब होता है पता है आपको? मुझे भी नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, 1/√3 तो फिर भी मैं कर सकता हूं, जब मैं इसको √3/2 पुट करता हूं उस समय ये हमारा 1/2 होता है। बट अगेन √3 भी नहीं आएगा, तो कुल मिला के वैल्यू पुट करके तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो जब वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे तो क्या करेंगे? कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, देखो हमें मेनली क्या निकालना है, हमें निकालना है टेन ए प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। यही तो निकालना है ना। अब देखो, टेन ए को आप बोल सकते हो साइन बाय कॉस, और कॉट को बोल सकते हो कॉस बाय साइन, प्लस में 2 साइन कॉस। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, सॉल्व करोगे ना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, प्लस 2 साइन कॉस अपॉन में कॉस इंटू साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 ना। अब यहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो 1 प्लस 2 साइन कॉस अपॉन में कॉस साइन, ये गिवन है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस में, एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ना साइन को S लिख दो, कॉस को C लिख दो, थोड़ा टाइम बच जाता है पूरा लिखने से। अब देखो, हमें साइन कॉस निकालना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? अगर मान लो मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3। इन शॉर्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 3। देखो ऊपर तो मैं सीधा 3 लिख दूंगा, ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस साइन। देखो 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 1। 3/1 3 के इक्वल होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा वैल्यू ना डायरेक्ट पुट करके ही हो, कई बार आपको ऐसे भी निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। जो मार्क प्राइस है ना एक साइकिल का, वो 5600 है। एक डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है साइकिल पे। एक्सीडेंटली द कैशियर अप्लाइड द डिस्काउंट ट्वाइस व्हाइल मेकिंग द बिल। एज अ रिजल्ट इट वाज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 1400। देखो दो डिस्काउंट दे दिया, बट स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 16 2/3 इज अर्न। Had the cashier applied single discount, what would have been the percentage profit? देखो एक डिस्काउंट दिया है तो कितना प्रॉफिट होगा, आपसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखो, इस सवाल में मार्क्ड प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो। कैसे? 16 2/3 का मतलब होता है 6 का सामान 7 में बेचना। परसेंटेज में हम इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं कि प्रॉफिट ऑफ 16 2/3 का मतलब है 6 का सामान 7 में बेचना। यहां देखोगे 7 की वैल्यू 1400 है, तो 6 की वैल्यू 1200 हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस 1200 है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें भी दिक्कत है तो ज्वाइन बुनियाद बैच। 100 आवर्स से भी कुछ नहीं होगा अब आपका, आप इतने पीछे हो गए हो, ठीक है। चलो ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, सेलिंग प्राइस निकाल दिया, मार्क प्राइस निकाल दिया। अब दूसरा चीज है कि डिस्काउंट जो है ना, इसने लगा एक्चुअली में 2 डिस्काउंट दे दिया था। मार्क प्राइस 5600 रुपए था और उसने क्या किया था, 2 डिस्काउंट दे दिया था। अब आपसे ये पूछा गया है कि एक्चुअली में वो डिस्काउंट है कितना। देखो वो डिस्काउंट है कितना, मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस। अगर 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो ना, 100 रुपए का सामान है, आप डिस्काउंट दे रहे हो एक्स का, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का ये रेशियो होगा। और जब आप 2 बार डिस्काउंट अप्लाई कर देते हो ना, तो ये स्क्वायर आ जाता है। आप देखोगे मार्क प्राइस होगा 10,000 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो है ना ये इक्वल है। देखो मार्क प्राइस है 5600 और सेलिंग प्राइस है 1400। गौर से देखोगे तो 4 4 से कटा 2500, ठीक है। यानी 100 माइनस एक्स जो है ना वो 50 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू जो है ना वो 50% आ गया। यानी ये डिस्काउंट जो है ना ये 50% है। डिस्काउंट कितना है, 50% है। पहला काम है हमारा डिस्काउंट निकालना। पहला काम क्या है, डिस्काउंट निकालना। अब ये कह रहा है कि अगर सिंगल डिस्काउंट दिया जाता, अगर सिंगल डिस्काउंट दिया जाता, अब समझो मार्क्ड प्राइस कितना था 5600। अगर केवल एक डिस्काउंट देंगे ना 50% का, विच इज इक्वल टू 2800, तो सेलिंग प्राइस होता 2800। अरे कॉस्ट प्राइस तो 1200 ही है ना, तो प्रॉफिट कितना होता 1600। 1600 1200 का कितना परसेंट है, 125%। ध्यान रखना परसेंटेज में। ऑप्शन नंबर डी है, जो किसी कारणवश आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। बहुत एक बच्चा मेरे से ऐसे ही पर्सनल चैट में पूछा कि सर आप हमेशा ये टिकर क्यों लगा के रखते हो। तो मतलब मैंने उसको बोला कि ये तो कोर्स का प्रमोशन होता है एक तरह से। उसने बोला सर आप पहले तो नहीं लगाते थे, ठीक है। तो फिर मुझे सच बोलना पड़ा। सच ये है कि ना यहाँ से नीचे मेरा पेट दिखता है। हाँ, बोर्ड थोड़ा नीचे लग गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वी हैव अ फैमिली, जो कंबाइंड एज है ना हस्बैंड वाइफ और सन का, वो 90 ईयर है। हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट, ओके, हस्बैंड की एज सबसे ज्यादा है। द डिफरेंस इन द एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 द एज ऑफ देयर सन। देखो जैसे मान लो मैंने अगर मान लिया हस्बैंड की एज एच मान लिया, वाइफ की W और सन को K मान लेता हूं, क्योंकि S लिखूंगा ना तो वो 5 जैसा दिखता है, 90, ठीक है। अब इसमें ना स्टेटमेंट है, क्या बोला, द हस्बैंड इज ओल्डेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज, हस्बैंड और वाइफ के एज का जो डिफरेंस है ना वो सन की एज का 1/3 है। और ये कह रहा है आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ द सन वुड बी हाफ ऑफ द एज ऑफ फादर। आफ्टर 10 ईयर सन की उम्र ये होगी,
ठीक है, आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ द सन वुड बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, उसके फादर की उम्र इतनी होगी, इसका हाफ के बराबर है। तो यहां ना कायदे से आप देखोगे दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसको डब्ल्यू में कन्वर्ट करके इसको भी एच में कन्वर्ट करके इसको भी एच में कन्वर्ट करके यहां से पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो हम जाएंगे ऑप्शन से, हम क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखो ऑप्शन के साथ कैसे जाना है। 90 साल था, 90 में आप देखोगे हस्बैंड, वाइफ और सन तीनों है। हमसे क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर का प्रेजेंट एज बताओ। देखो अगर मैंने मदर का प्रेजेंट एज 45 माना तो इसकी उम्र मैक्सिमम 45 हो सकती है अगर सन की उम्र 0 कर दूं तो, ठीक है, लेकिन उस केस में हस्बैंड वाइफ से ओल्डर वाला केस खत्म हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन देखो 40 लेके, अगर मैंने वाइफ की उम्र 40 माना, ठीक है, तो अब देखो 50 साल बचा, इस 50 साल में ना हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉरी हस्बैंड और सन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि हस्बैंड और वाइफ का डिफरेंस सन के एज का 1/3 हो। तो अगर मैंने 3 ले लिया सन को, क्योंकि 1/3 एक होता है ना, तो उस केस में हस्बैंड की उम्र 47 हो जाएगी, डिफरेंस 7 आ रहा है, इसका 1/3 तो नहीं है ना। अगली बार 6 लो, ऐसा लो जिसका 1/3 निकाल सको, ऐसा नहीं कि कोई भी ले लिया, ठीक है। सन 6, तो ये 44 आ गया। अब आप देखोगे इनका डिफरेंस 4 है, 4 जो है ऑब्वियस ही बात है 6 का 1/3 तो नहीं है ना। अगली बार 9 लोगे तो भी नहीं हो पाएगा, तो कुल मिला के 50 वाला केस भी खत्म हो गया, तो वाइफ की उम्र 40 भी नहीं ले सकते, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। अब देखो अगर मैंने वाइफ की उम्र 35 मानी, अब हमारे पास टोटल 55 साल बचे हुए हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हस्बैंड और सन में, ठीक है। अभी देखो अगर मैंने इसको 50 लिया, एक चीज ध्यान रखना, ऐसा लो कि सन की उम्र ना हमेशा 3 के टेबल में आए, 1/3 निकालना है ना। तो अगर मैंने 3 लिया तो ये 52, 52 और 35 का डिफरेंस 17 है, ध्यान रखना डिफरेंस 1/3 होना चाहिए, तो थोड़ा सा सन की उम्र को बढ़ा देते हैं। अगर मान लो मैंने 12 ले लिया तो यह कितना आ जाएगा 43। अब देखो 43 और 35 का डिफरेंस 8 होता है, 12 का 1/3 तो नहीं है ना, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। एक काम करते हैं 15 ले लेते हैं सन की उम्र, तो उस केस में ये 40 आएगा। अब देखोगे 15 का 1/3 5 होता है, और 5 ही डिफरेंस है 40 और 35 का, दैट मीन्स 35 इज योर आंसर। ओके, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको ऐसे करना पड़ेगा, बाकी अगर आप इसे सॉल्व कर पाओ तो इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है इसमें, वाइफ की वैल्यू लिख देना हस्बैंड माइनस k/3, और यहां पे आप k की वैल्यू लिख देना हस्बैंड प्लस 10/2 माइनस 10, ठीक है। अब ये वाली k की वैल्यू, ये वाली w की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ध्यान रखना यहाँ k है तो k की वैल्यू एक बार और पुट करनी पड़ेगी, आ जाएगा आंसर। और देखो अच्छा सवाल है, एक आदमी ना एक आइटम को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15% प्रॉफिट, ठीक है। अगर उसने इसे 10% लेस में खरीदा होता और 4 रुपए लेस में बेचा होता तो ही वुड हैव अर्न 25% प्रॉफिट। ये क्वेश्चन इतनी बार आता है ना, इतनी बार आता है, और बच्चे सेम चीज मिस्टेक करते रहते हैं। देखो बहुत लोग ना आपको डायरेक्ट निकालना सिखाएंगे, भाई रिटेन नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। चीजें वही याद करो ना जो आसान हो। देखो कितना आसान है, मान लिया कॉस्ट प्राइस था 100p, बेचा है 115p का, ओके। अब अगर 10% कम होता ना तो नया कॉस्ट प्राइस ये होता, न्यू सीपी, ये ओल्ड सीपी है, ये ओल्ड एसपी है, ये न्यू एसपी होगा। न्यू एसपी क्या बोल रहा है, 3 रुपए कम है, तो प्रॉफिट वुड हैव बीन 25%। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो, एक तो आप इसका 25%, इसका 25% क्या होगा 90p का 1/4, ये जो है ना प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट होना चाहिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के, 25p माइनस 3 के। इन शॉर्ट आप देखोगे 90p इज इक्वल टू 100p माइनस 12, तो p की वैल्यू आ जाएगी 12/10। क्या पूछा आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछा है, पुट कर दो यहां 12/10, यही पूछा ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम 100p,
हाँ 120 आ जाएगा यार। हाँ 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 90p 25p -3 22.5 ढाई A/5 120 आना चाहिए यार। फाइंड द कॉस्ट प्राइस 120 आना चाहिए इसमें। ठीक है, लेट मी क्रॉस वेरीफाई। एक्चुअली में हमसे ही गलती हुई है, यहाँ 3 नहीं है 4 है क्वेश्चन में। 16। ठीक है, तो 160 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वही हो जाता है जब आप पढ़ाने में मग्न हो जाते हो ना, कई बार क्वेश्चंस गलत पढ़ लेते हो, बट नो नीड टू वरी। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। AB is a chord of length 32 centimeter of a circle and radius 20 centimeter. AB एक chord है जिसका लेंथ है 32। ठीक है, रेडियस है 10। देखो, अगर जैसे ये सेंटर है ना तो ये रेडियस हो जाएगा कितना 10। एक चीज आपको बस हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा ना, परपेंडिकुलर यानी सीधी लाइन, तो ये एक तो 90 डिग्री होगा, ऊपर से ये ना इस पूरे कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो उस हिसाब से ये 16 होगा, ये 10 है। ठीक है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 20 है, सॉरी ये 20 है, ये 16 है। अगर आप देखोगे तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये 12 होना चाहिए 3, अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे तो। ठीक है, 12 16 20 बनता है। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन, वैसे ये नहीं पूछा द टेंजेंट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2, ये मैंने कॉर्ड वाला लगा दिया। ठीक है, देखो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर। यहां से ना अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं ए और बी, तो ये दोनों एक दूसरे को टी पे मिल रहा है। ठीक है, आपसे पूछा टी ए कितना होगा, टी ए कितना होगा ये बताओ। भाई देखो, ये कॉर्ड है। ठीक है, आपको टी ए पूछा गया, ये ओ था, हमारे पास केवल और केवल ये 20 था और ये 16 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। अब आप सोचो टी ए कैसे निकाल पाओगे आप, टी ए कैसे निकाल पाओगे। टी ए निकालना थोड़ा सा टफ है, टी ए निकालना थोड़ा सा टफ है। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं निकलेगा टी ए। टेंजेंट का देखो, आप तब तक टी ए नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको ओटी ना पता हो, या जब तक, हाँ जब तक आपको ओटी ना पता हो। तो कैसे निकाला जा सकता है, या एक तरीके से और निकाला जा सकता है क्या, कि अगर मैं ये वाला अप्लाई कर दूं कि टी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो इसको मैंने पी मान लिया और इसको ए मान लिया, अब मैं लिख सकता हूं टी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी इंटू टी के। बट दिक्कत ये है ना कि हमें टीपी भी तो नहीं पता, हमें टीपी भी तो नहीं पता, वो भी तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सारी कहानी उसी की है। ठीक है, ये है सर्कल का क्वेश्चन, लेकिन अब देखो यहां पे हम कंसेप्ट लगाएंगे सिमिलैरिटीज का, सिमिलैरिटीज का। ठीक है, देखो कैसे, ये 90 डिग्री है। अब बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, बिल्कुल है ना 90 डिग्री, और ये भी 90 है, या इस बड़े वाले को 90 मान लो, ये भी 90 है ना, और इस छोटे वाले ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल में ना ये एंगल कॉमन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं है ये और मुश्किल भी नहीं है। देखो, अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लिखूं तो एक ट्राइंगल है हमारा टी ए ओ, टी ए ओ, और एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम ओ, इसका नाम ले लेते हैं से एल।
OLA। अब दोनों में देखो कि क्या क्या चीज कॉमन है, कैसे हम इसको सिमिलरिटीज प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें एंगल A90 है और इस वाले में एंगल L90 है, ठीक है। उसके अलावा देखो दो एंगल बराबर हो गया, एंगल O दोनों में कॉमन है। एंगल O क्या है, दोनों में कॉमन है। दो एंगल बराबर है तो सिमिलर हो गया। तो इस हिसाब से ट्राइंगल AOT जो होगा ना, वो ट्राइंगल LOA से सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिमिलैरिटीज रूल। अब क्योंकि ये सिमिलर है तो AO अपॉन में LO, OT अपॉन में OA इज इक्वल टू AT अपॉन में AL के बराबर होगा। ध्यान रखना हमें निकालना है AT। हमें क्या निकालना है, AT। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AO दे रखा है 20, ठीक है। LO कितना है, LO नहीं दे रखा, वैसे निकाला जा सकता है। ये 20 है, ये 16 है, तो ये 12 होगा, निकाला था हमने शुरू में। OT कितना है क्वेश्चन में, OT, अच्छा OT नहीं पता हमें। OA, OA 20 है, इज इक्वल टू AT। AT कितना है नहीं पता। AL कितना है, 16 है। अब आप देखो कि अगर मैं इसको और इसको बराबर पुट कर दूं, काम बन जाएगा ना। देखो 4 से कट किया, ये 5 3। तो इन शॉर्ट AT इज इक्वल टू AT अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 26.67। तो यहां पे आप देखो बहुत तरीके थे लगाने के, लेकिन सिमिलैरिटीज बेस्ट तरीका है जिससे आप इसका आंसर फाइंड कर पाओगे। इजी नहीं है ये भी क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है तगड़ा वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक फ्लाइट है, 600 किलोमीटर दूर जाना है। अगर वो, और उसकी जो स्पीड है ना वो थोड़ी स्लो हो गई है, स्पीड थोड़ी सी स्लो हो रखी है। अभी बैड वेदर के कारण स्पीड स्लो हो रखी है। एवरेज स्पीड जो है ना वो 200 किलोमीटर कम हो गया है और टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज हो गया 30 मिनट से। तो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, एक तरीका तो आप बेसिक से कर सकते हो, एक तरीका तो आप बेसिक से कर लो। मान लेते हैं कि 2 घंटे है तो 300 हुआ। तो अगर 200 किलोमीटर कम कर दिया मैंने स्पीड, तो 6 घंटे लग जाएंगे, तो 30 मिनट नहीं हो सकता। फिर ऐसे ही एक बार आपको 1 घंटा लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटे वाला ठीक बैठेगा क्योंकि 400 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन कई बार टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ए स्पीड बी अपॉन में स्पीड का डिफरेंस इनटू में चेंज इन टाइम। बहुत बार करवा रखा है ये, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखा होगा आपने। यहां देखोगे डिस्टेंस है 600, स्पीड ऑफ ए नहीं पता, लेकिन बी जो है ना 200 कम है इससे, अपॉन में 200, और चेंज इन टाइम कितना है 2, आधा घंटा ना, 30 मिनट। तो इन शॉर्ट आप देखो क्या बोल सकते हो, ए इंटू ए माइनस 200 जो है ना वो 600 गुना में 400 है। आप खुद देखोगे ए की वैल्यू 600 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई है 600 आ गई है। यानी कि नॉर्मल स्पीड इसकी 600 थी, तो 600 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 किलोमीटर। ऑप्शन से जाना देखो हमेशा ऑप्शन होता है, लेकिन आप नहीं जा पाते हो कई बार, ठीक है। जस्ट बिकॉज की एग्जाम में 4 4 ऑप्शंस होते हैं ना, एक एक करके कैसे आप देखकर एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, अनलेस एंड अनटिल की आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। आगे देखो, ईच ऑफ रवि एंड कविता हैड सम मार्बल। रवि के पास और कविता के पास कुछ कुछ मार्बल है। कविता के पास ज्यादा मार्बल्स है, कितने, 12 मोर मार्बल देन रवि हेड। देखो एक है रवि और एक है कविता, ठीक है। कविता हैड 12 मोर मार्बल देन रवि। जैसे मान लो अगर मैंने रवि के पास P माना है ना, तो कविता के पास P+12 है, ध्यान रखना। अब इफ ईच ऑफ देम हैड 1 मोर मार्बल देन 3 टाइम्स द मार्बल ऑफ मार्बल कविता वुड हैव बीन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द मार्बल ऑफ रवि। अगर मैं दोनों में एक एक ऐड कर दूं ना, अगर मैं दोनों में एक एक ऐड कर दूं, जैसे देखो अगर मैंने रवि को एक मार्बल और दे दिया और कविता को भी एक मार्बल और दे दिया,
तो हो क्या रहा है, 3 टाइम्स ऑफ कविता इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रवि, यही तो कह रहा ना, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रवि। अब पूछा है कि कविता के पास एक्चुअली में कितना था, ये बताओ, सॉल्व कर लो। 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 3p प्लस 39। p की वैल्यू यहां से 12 आ जाएगी, सॉरी 35 आ जाएगी। यानी कि इनिशियली रवि के पास 35 मार्बल थे और कविता के पास 47 मार्बल्स थे। इजी है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। एक डायमंड है जिसका जो कॉस्ट है ना, वो डायरेक्टली वराई करता है उसके वजन पे, कि उसका वजन कितना है, उसका स्क्वायर उसका कीमत है। एक बार एक डायमंड जो है ना, ब्रेक हो गया 4 हिस्से में, 4, 3, 2 और 1। मान लो कि एक 10 ग्राम का डायमंड था, वो 4, 3, 2 और 1 में बाइफरकेट हो गया, और इससे ना मर्चेंट को लॉस हो गया 63,000 रुपए का। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, आपसे ये पूछा है। देखो, अगर 10 ग्राम था ना, तो हमारे अकॉर्डिंग कीमत होगी 100 रुपए। बट अभी टूटने के बाद ये 16 का होगा, ये 9 का होगा, ये 4 का होगा और ये 1 का। तो जहां कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है ना, वहीं सेलिंग प्राइस देखोगे 16, 9, 25, 16, 9, 25, 4, 29, एक 30 है। 100 का सामान 30 में बेचा जा रहा है, तो 70 का नुकसान हुआ है ना, जबकि क्वेश्चन में 63,000 है। तो 63,000 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 70। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, आपसे पूछा ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो ओरिजिनल प्राइस 100 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पी की क्यूब क्यू की क्यूब आर की क्यूब माइनस 3p क्यू आर 4 के बराबर है। ए दे रखा है क्यू प्लस आर, बी दे रखा है आर प्लस पी, सी दे रखा है पी प्लस क्यू। पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर मुझे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc निकालना हो, तो इफ यू रिमेंबर एक फॉर्मूला होता है इसका, ये हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, होता ना ये। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब देखो कैसे, अगर मैंने ए के बदले क्यू प्लस आर रखा, बी के बदले आर प्लस पी रखा, सी के बदले पी प्लस क्यू रखा, तो आप देखोगे 2 2 आ जाएगा, तो डबल ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन में 2 था, तो ये इनडायरेक्टली कट जाएगा। ओके, क्योंकि हाफ पहले से था ना। अब आगे देखो, ए माइनस बी, जब आप ए में से बी घटाते हो ना, ए में से बी घटाते हो, तो आर से आर कैंसिल, क्यू माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, क्यू माइनस पी का क्यूब। ओके, ऐसे ही अगला वाला जो आएगा, सॉरी क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर, अगला वाला आ जाएगा, जब आप बी माइनस सी करोगे तो पी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर माइनस क्यू, और जब आप सी में से ए घटाओगे तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस आर का होल स्क्वायर। इन शॉर्ट आप देखोगे, पी की क्यूब क्यू की क्यूब आर की क्यूब माइनस 3p क्यू आर का भी तो फॉर्मूला यही होता है ना। बोलोगे सर ये नहीं होता, क्या होता है, ये होता है हाफ ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। तो कुल मिला के यहां पे जो हाफ था ना, इसको यहीं रहने दो, यहां पे डबल आ जाएगा। ओके, जो हमने 2 से 2 कैंसिल आउट किया था ना, वो नहीं करते हैं। अब ये फॉर्मूला है किसका, इसका, और ये पूरा 4 के बराबर है, तो 2 गुना 4 8 हो जाएगा। अगर अगली बार आए ये क्वेश्चन सेम आता है, ध्यान रखना कुछ नहीं करना, डबल कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, डबल कर देना है। ओके, फॉर्मूले का ध्यान देना है बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है 5% पर एनम पे, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूं हर 10 साल में, तो द अमाउंट विल बिकम 2,000 आफ्टर हाउ मेनी ईयर। देखो सिंपल सी बात है, 1,000 रुपए लगाया, 10 साल में 500 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेंगे, 5% के हिसाब से 50%, तो 1,500 हो गया ना। अब आपसे यह पूछा है कि 1,500 को 2,000 होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 2,000 होने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, हर साल हमें 500 रुपए कमाना है,
हर साल 1500 का 5% 75 रुपए मिलते हैं, तो इतने साल और लगेंगे। एक साल में आप 75 कमा रहे हो, 500 रुपए कमाने में कितने साल लगेंगे? तो 25 से कट करोगे, 20/3 यानी 6/2/3 ईयर और लगेगा, यानी 16/2/3। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं मैं आपको, कोई तामझाम नहीं, गणित इजी लगने लग जाएगा अगर आप इसी अप्रोच से करोगे तो। एक ट्रिपेजियम है ABCD, जिसमें AD पैरेलल है BC से। देखो AD पैरेलल है BC से, ये A है, ये D है। AD 8 है, BC 3 है। BAD, ओके, BAD 90 है। देखो ऐसा बनेगा ये, BAD, ठीक है, ये 3 है, ये 8 है, ये 90 है। क्या पूछा है? इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रिपेजियम इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया? ठीक है, देखो पेरीमीटर दे रखा है, तो एरिया कितना होगा? इन शॉर्ट आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये देखो, जैसे ये 3 था ना, तो ये 3 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 5 हो जाएगा। ठीक है, एरिया जो होगा ना, वो 8×3=11 गुना में जो भी हाइट है डिवाइडेड बाय 2 होगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2, ये एरिया होता है ट्रेपेजियम का। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बार बार लिखना नहीं होता है। ओके, तो जब तक आप ए बी नहीं निकालोगे ना, काम नहीं बनेगा। ठीक है, अभी ये सी है, हमें इतना पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी कितना है? 36। तो 8 और 3 तो यही था। ए डी कितना था? 8, और बी सी कितना था? 3। 11, 11 घटा दो, यानी ए बी प्लस सी डी जो है ना, वो 25 है। एक चीज और आप कर सकते हो, देखो 11 गुना h/2 है, या तो आंसर 99 होगा या 66 होगा, ये तो फिक्स है 11 के टेबल में। ठीक है, अब आप देखो कैसे दिमाग लगा सकते हो। 25 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 25 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 5 है, ये 5 है। अगर मैंने इसको 15 मान लिया, नहीं 5 है तो 5 के साथ 15 ना मान के 12 मान लिया, तो ये 13 हो जाएगा ना। 5, 12 और 13, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाया है। अब आप देखो, ये 13 है, ये 12 है, 13 12 25 आ गया ना। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो हाइट कितना है एक्चुअली में? 12, 62। अच्छा सवाल है, डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बढ़िया सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 12वां देखो। जो ए की इनकम है ना, वो 40% ज्यादा है बी से। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 66 2/3% दैट ऑफ ए। ठीक है, if the expenditure of A is equal to 1.25 times of income of B, what is the ratio of saving of A and B? अच्छा क्वेश्चन होते हैं ये वाले। अब देखो कैसे करना है। A और B में जो इनकम का रेशियो है ना, वो ध्यान रखना 140 और 100 है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर ऑफ बी 66 2/3% ऑफ ए। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 66 2/3, मतलब ये है कि अगर ये 3 है तो ये 2 है। ठीक है, ये रेशियो है, ध्यान रखना, आप एग्जैक्ट अमाउंट मत मान लेना। अब जो ए का एक्सपेंडिचर है ना, वो 1.25 है बी के इनकम से। तो जैसे बी का इनकम 100 है ना, 100 का 1.25 टाइम्स कितना होता है? 125 ना, 125। अब एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है ना, 66 2/3 है ए का, ध्यान रखना, सॉरी 3:2 होना चाहिए। तो ये 3 की वैल्यू 2 की कितनी होगी? तो 250/3, ये इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी 66 2/3 है ए से। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब मैं बात करूंगा सेविंग्स की, तो 140 में से 25 घटाया 15, और इसमें घटाओगे तो 300 में से 50, 50/3, 45 और 50, यानी 9:10, ये इनके सेविंग्स का रेशियो है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल जो जो बोला है वो करते रहो, आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। द एल्टीट्यूड ए बी इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी एंड क्यू और बेस बीसी जो है ना ये 12 है, तो ये 13 होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन बीसी सच दैट एरिया ऑफ, देखो बीसी पे ना 2 पॉइंट है पी और क्यू, सच दैट एरिया ऑफ ए बी पी, एरिया ऑफ ए बी क्यू एंड ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान रखना इनका एरिया जो है ना वो एपी में है। इफ द एरिया ऑफ ए बी सी इज 1.5 टाइम्स द एरिया ऑफ ए बी पी, देखो जो एबीसी का एरिया है ना वो 1.5 गुना है किससे, ए बी पी से, इससे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा पी क्यू की लेंथ बताओ कितनी है, पी क्यू की लेंथ बताओ कितनी है। जैसे मान लो ये ना एक ट्राइंगल है, मैंने ना बीच से एक लाइन खींच दिया ए बी सी डी। मान लेते हैं ये वाला हिस्सा 2 है, ये 3 है, तो ध्यान रखना इनका एरिया का रेशियो 2:3 होगा। बेसिकली कभी भी ट्राइंगल में ना जो एरिया का रेशियो होता है ना वो बेस के रेशियो के बराबर होता है, अगर हाइट सेम है तो। यहां 3 ट्राइंगल की बात हो रही है, हाइट सेम ही है ना, हाइट सेम है। ओके, तो इन शॉर्ट अगर आप ये देखोगे ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर दे देता है। कैसे, एबीसी का एरिया 1.5 टाइम्स है एबीपी से, एबीपी छोटा वाला हिस्सा है, एबीसी पूरे का एरिया 1.5 गुना ज्यादा है। तो इन शॉर्ट अगर मान लो मैंने इस वाले पार्ट को 2 माना है ना तो ये पूरा पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, पूरा वाला पार्ट कितना था, 12 ना, तो ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, 8। अब देखो ये 8 है, ये 8 है, ऐसे ही है ना। द एरिया ऑफ एबीसी इज 1.5 टाइम्स द एरिया ऑफ एबीपी। पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, देखो ये 8 है, देखो समझना यहां 3 ट्राइंगल की बात हो रही थी, एक था ए बी पी, एक था ए बी क्यू और एक था ए बी सी, और तीनों एपी में था। अगर मान लो मैंने इसका एरिया 8 माना, इसका एरिया 12 माना, तो बीच में क्या आएगा, 10 ना। सिंपल है ना, अगर ये 8 है ये पूरा 12 है तो ये 10 है, यानी यहां से यहां तक 10 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, 2। ये वाला हिस्सा भी कितना होगा, 2। क्या पूछा आपसे, लेंथ ऑफ पी क्यू 2। इसके लिए ना आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। ये अक्सर आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अमन ने इन्वेस्ट किया है अ सम ऑफ मनी इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। देखो अमन ने ना कुछ पैसे लगाए हैं, कितना नहीं पता, 8% 5 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे। He invested 4 times of the sum of scheme A in scheme B at the rate of 5% for 7 years on the simple interest. He received a total amount 1620. तो पूछा स्कीम बी में कितना लगाया। देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। जैसे ए में मान लेते हैं कि 100 रुपए लगाया है, मान लो, तो बी में कितना लगाया, 400 रुपए। ठीक है, यहां लगाया है 8% 5 साल के लिए, यहां लगाया है 5% 7 साल के लिए, यहां से कमाएगा 35%, यहां से कमाएगा 40%। 40% यानी 40 रुपए, 35% यानी 140 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू अस 100 और 400 लगाया है, कमाई 40 और 140 हुई है, यानी टोटल 200 180 हुई है, बट इनके अकॉर्डिंग 1620 हुआ है। तो 1620 किसकी वैल्यू है, 180 की। क्या ये किसकी, 400 की। आपसे स्कीम बी तो पूछा है कितना इन्वेस्ट किया था, तो 400 रुपए कर दो इसे, 0 से 0, 18 से कट करोगे 9, 400 गुना में 9 3600 होता है। इजी है। 2 ट्रेन है, लेंथ 150 मीटर और 250 मीटर है, पैरेलल लाइन पे। When they run in the same direction, they take 20 सेकेंड।
देखो सेम डायरेक्शन मतलब में ना रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है, यानी कि अगर ये लोग अपोजिट में चले ना तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा ना वो a माइनस बी हो जाएगा, और इस स्पीड से ये लोग 400 मीटर जाने में 20 सेकंड लेते हैं, यानी इनके स्पीड का जो डिफरेंस है ना वो 20 मीटर पर सेकंड है। वहीं ये लोग जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, यानी एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, तो इन्हें 5 सेकंड लगता है, यानी दोनों मिलकर 400 सेकंड केवल 5 सेकंड में क्रॉस करते हैं, यानी इनके स्पीड का सम कितना है 80 मीटर पर सेकंड। ओके, तो कुल मिला के आप देखोगे ए की स्पीड हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, और बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5:3 रेशियो देख लो इनमें से कौन कौन सा फॉलो करता है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक ही फॉलो कर रहा है, बाकी आप चाहो तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करके ये 180 आ जाएगा, को 18/5 से करोगे तो 18 छेक 108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लाजवाब सवाल है, लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 3 साइन स्क्वायर प्लस 5 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 4। थीटा एक्यूट एंगल है, पूछा है टेन थीटा कितना हो, सवाल है। देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, अब आप साइन निकाल सकते हो, जैसे साइन निकाल दोगे सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, देखो 5 - 5 साइन स्क्वायर यानी -2 साइन स्क्वायर, 5 उधर जाएगा -1, साइन थीटा आ जाएगा 1/√2, और ये 45 पे होता है, और 10 45 1 होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन इजी है ना उसको इजी तरीके से करवाने दिया करो। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हर क्वेश्चन एक्सप्लेन किया करो। देखो अगर आपको हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की नीड है ना तो फिर दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है, दिस सीरीज इज नॉट फॉर यू। आप वन शॉट देखो, पहले प्लेलिस्ट से सीखो कंसेप्ट क्या है, फिर यहां आओ। यहां देखो a+1 में a दे रखा है, a की पावर 6 +1 में a की पावर 6 निकालना है। देखो ठीक है, किसी ना किसी का क्यूब -3 टाइम्स, ये करना है हमें, ध्यान रखना। तो इसमें ना बहुत इंपैक्ट पड़ेगा कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करते हो, या फिर किसी ना किसी का स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर a की क्यूब +1 में a की क्यूब। तो इस क्वेश्चन के लिए ना बेस्ट ये रहेगा कि a की क्यूब +1 में a की क्यूब निकालो, उससे ना आपको यूनिट डिजिट पता चल जाएगा, और यूनिट डिजिट से आप आंसर इजीली ला सकते हो। कैसे, जैसे देखो, होप कि दो ना आए, दो आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। a+1 में a दे रखा है 7√3, अगर मुझे a की क्यूब +1 में a की क्यूब निकालना पड़े ना तो मैं इसका क्यूब करूंगा 343 इंटू 3√3 -21√3। अभी आप देखो इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 343 गुना 3 कितना होता है 34, 120, 129, 900, 1020, 1029, 1008√3। ठीक है, ये a की क्यूब +1 में a की क्यूब आई। जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो आप देखोगे यूनिट डिजिट जो आएगा ना वो 2 आएगा, 64 4 तिया 12 2, और जब मैं आप यूनिट डिजिट 2 में से 2 घटाओगे ना तो यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से ही आंसर दे पाओगे और किसी भी तरीके से नहीं। बहुत टाइम लगेगा, बाकी आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर देना, यू आर एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, हो जाएगा, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल है, मैं बताता हूं कैसे। 1008 में 8 ऐड करो 1016, उसमें उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 गुना में 3, ये आ जाएगा इसका √3, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 30,48,192, 192 में से 2 घटाया 190। ठीक है, बट अगेन इतना दिमाग नहीं होगा अभी, और होना भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है, गणित का मास्टर नहीं बनना, ध्यान रखना इस चीज का। पाइप एक्स कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर्स, वाई कैन फिल इट इन 21 आवर्स। इफ दे आर ओपन ऑन ऑल्टरनेट आवर्स, पाइप एक्स इज ओपन फर्स्ट, पूछा कितना टाइम लगेगा भरने में। सबसे पहले तो देखो 21 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 63, एलसीएम 7 और 3। देखो एक्स ने फिर वाई ने,
7 लीटर, 3 लीटर, 10 लीटर। 63 लीटर भरना है, 2 घंटे में 10 लीटर भरा जा रहा है, तो 63 भरने में कितना टाइम लगेगा? देखो 10 से जब डिवाइड करोगे ना इसको, तो 6 आएगा, यानी 12 और 13 के बीच में आंसर आएगा, यानी 12 से तो ज्यादा ही आएगा। एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये कर लो। ठीक है, देखो कैसे, 2 घंटे में 10 लीटर भर रहा है, आप सबसे पहले 63 के नजदीक पहुंचोगे, 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 घंटे में, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 घंटे में, 12 घंटे में 60 लीटर। अब बचा हुआ 3 लीटर 13वें घंटे में एक्स भरेगा 7 से, तो 12 3/7 आएगा, बाकी 12 से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन था, आप वहीं पे टिक करके आगे बढ़ जाते। मैं यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, बट आप उनको ना बिना पेन के भी कर सकते हो, मैं वो भी बताता हूँ कैसे, बट यहाँ समझा देता हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो ना, एक भी बच्चा ऐसा हो तो उसको समझ में आ जाए कि कैसे किया है हमने। S1 इज एरिया ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4, कुछ सम इज 100। देखो S1 एक सीरीज है, ठीक है, 5 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4 जिसका सम है 100। ओके, S2 is another series of 4 consecutive even number whose second lowest term is 6 less than the highest number of S1। पूछा व्हाट इज द एवरेज ऑफ S2। अरे भाई जब S2 का एवरेज बोला है तो S1 का हमें क्या करना है? अच्छा, S1 के हाईएस्ट नंबर से 6 कम है, ओके, इसीलिए सबसे पहले ना आपको ये 5 टर्म देखना पड़ेगा कौन सा है। S1 में ना 5 कॉन्सिक्यूटिव बोला है ना, 4 का मल्टीपल, तो ऐसे मानो A+4, A+8, A-4, A-8। अब इससे होगा क्या कि जब आप इसे ऐड करोगे ना तो 5A आएगा और 5A 100 है, यानी A की वैल्यू 20 है। तो पहला वाला जो सीरीज है ना वो ये है 20, 28, 24, 16, 12। जब आप S2 की बात करते हो ना, जब आप सीरीज 2 की बात करते हो, तो सीरीज 2 जो है ना 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है जिसका सेकंड लोवेस्ट नंबर जो है ना 6 लेस देन द हाईएस्ट नंबर ऑफ S1। S1 के हाईएस्ट नंबर से 6 कम है, यानी 22 सेकंड लोवेस्ट है, यानी 20, फिर 24 और फिर 26। आपसे क्या पूछा? एवरेज ना, कभी भी एवरेज निकालना हो ना तो एंड फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 23। कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो तब, ठीक है, इजी था ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है? लेट n और m be two positive integers such that there are exactly 41 integer greater than 8m and less than 8n which can be expressed as the power of 2। पढ़ने से तो नहीं समझ में आया, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। n और m ना दो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए तो यानी नंबर है, सिंपल नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव, पॉइंट में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ध्यान रखना इंटीजर है। इस तरीके से कि 8m और 8n के बीच में टोटल 41 ऐसे नंबर है जिनको ना मैं 2 की पावर n के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। ध्यान रखना 41 नंबर नहीं है, 41 ऐसे नंबर है जिनको मैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, कितना? 8m और 8n के बीच में। तो आपसे पूछा n+m की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, देखना मिनिमम पूछा, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं निकाल पाओगे। देखो 8 की पावर m को एक काम करते हैं, सबको ना 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही देगा जो 2 की, एक तो ये कैट का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन नहीं है। 8 यानी 2 की पावर 3m और 8 यानी 2 की पावर 3n, इनके बीच में ऐसे 41 इंटीजर है। ध्यान रखना कितने इंटीजर है? 41 इंटीजर है। ये एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा जिसका पहला टर्म जो होगा ना वो होगा 2 की पावर 3m+1। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, तो 3m और 3n दोनों ही इंक्लूड नहीं है, तो अगला टर्म जो होगा वो 3m+1 होगा, फिर 3m+2 होगा, एंड सो ऑन, कहां तक? 3n-1 तक, इससे एक पहले तक। तो सबसे पहले देखो इसके बीच में कितने नंबर होंगे, तो कभी भी कोई एपी का अगर आपको सीधा n निकालना हो तो पता है क्या करो? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई d+1। ओके, जैसे 3n-1 -3m-1 +1 इज इक्वल टू 41।
तो 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 42। तो यहां से आप देखोगे n माइनस एम की वैल्यू 14 आ गई, n माइनस एम की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई है। हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है दोनों की, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो, तो m की ना मैं मिनिमम वैल्यू 1 ले सकता हूं, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है ना, तो उस केस में ये 15 हो जाएगा ना। तो n की मिनिमम वैल्यू 15, m की मिनिमम वैल्यू 1, तो दोनों को ऐड करोगे तो 16 आएगा। मैक्सिमम तो कितना भी ले सकते हो यार, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, छोड़ोगे आई नो, और कोई ऑप्शन होगा नहीं आपके पास, ठीक है। बाकी इस सेशन में इतना ही था। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जबरदस्त से 50 मॉक प्रोवाइड करूँ, कि इसके बाद ना जिंदगी में आपको कभी कोई मॉक देखने की जरूरत ही ना पड़े, लास्ट हो ये, ठीक है। अगर आपको फाउंडेशन में प्रॉब्लम है, 2026 की तैयारी कर रहे हो या वीओडी बैच चाहते हो, तो द 100 आवर्स 1.0 ले सकते हो। अब हमने इसका वीओडी भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। 499 6 मंथ तो अब हटा दिया हमने, क्योंकि वीओडी में ज़्यादा अच्छा है आपके पास। 999 और 1499 में आप 12 महीने और 14 महीने का ले सकते हो। द 100 कोड यूज़ करने पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। अगर आप 27 की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अब बिगिनर्स 26 के लिए आउट ऑफ रेस है, तो बुनियाद 1.0 ले लो, बढ़िया से तैयारी करेंगे। 4 लेवल नहीं है, 5 लेवल है। और बोलो, 5,000 नहीं, 7,500 क्वेश्चन है, बहुत सारे मॉक्स हैं, ठीक है। ये बैच 13 अप्रैल से स्टार्ट होना है, वैसे मुझे लग रहा है 4-5 दिन और डिले होगा, ठीक है। तो मतलब 18-20 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है, तो डू ज्वाइन द बैच। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी क्वेश्चन है पूछ लेना। लाइव बैच है, फीस इसलिए थोड़ी हाई है क्योंकि हम कम बच्चे रखते हैं, ताकि 1-on-1 आपके क्वेश्चंस ले सकें। क्लास आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, क्लास के स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कहीं से भी क्लास के एंड में पूछ सकते हो, आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। हम लोग ऐसे नहीं कि आया और पढ़ा के निकल लिए। धन्यवाद आप सभी का। मुलाकात होगी आपसे कल दोबारा रात में, सेम टाइम में।